बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज से हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट्स में हम जनरल साइंस कवर करेंगे और दूसरे पार्ट में हम एबिलिटी का पोर्शन, जो मैथमेटिकल पोर्शन है, उसको कवर करेंगे। आज इस सिलसिले का पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूनिवर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एस्ट्रोनॉमी क्या है और एस्ट्रोनॉमी को कैसे डिफाइन करते हैं। एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड द सिलेस्टिकल बॉडीज, गैस एंड डस्ट विद इन इट। तो एस्ट्रोनॉमी, यूनिवर्स की स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशंस एंड थियरीज अबाउट द सोलर सिस्टम, द स्टार्स, द गैलेक्सीज एंड द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस। तो इसमें हम जो थियरीज पढ़ते हैं या ऑब्जर्वेशंस पढ़ते हैं, हम सोलर सिस्टम को एग्जामिन करते हैं, स्टार्स को, गैलेक्सीज को, प्लैनेट्स को, और जो स्पेस की जनरल स्ट्रक्चर है एस्ट्रोनॉमी में, हम उसको स्टडी करते हैं। कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। अगर हमने ओरिजिन को देखना हो या इसकी स्ट्रक्चर को देखना हो या इसकी हिस्ट्री को देखना हो या हमने फ्यूचर के बारे में कोई इसमें इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो इस नॉलेज को फिर हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और कॉस्मोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं। पहली ब्रांच है ऑब्जर्वेशनल कॉस्मोलॉजी और दूसरी ब्रांच है फिजिकल कॉस्मोलॉजी। ऑब्जर्वेशनल कॉस्मोलॉजी स्टडीज द यूनिवर्स यूजिंग टेलीस्कोप्स एंड अदर इक्विपमेंट टू एग्जामिन द डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द यूनिवर्स डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर। ऑब्जर्वेशनल कॉस्मोलॉजी में ज़मीन पे रहते हुए टेलीस्कोप के ज़रिए मुख्तलिफ चीज़ों का मुआयना किया जाता है, मुशाहिदा किया जाता है, और उसमें जो स्टार्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में डायरेक्ट एविडेंस इकट्ठी की जाती है। तो इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल कॉस्मोलॉजी। फिजिकल कॉस्मोलॉजी स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स एंड द फिजिक्स दैट क्रिएटेड दैम। तो फिजिकल कॉस्मोलॉजी में वो फिजिकल फीचर और जो फिजिक्स के रूल्स का इस्तेमाल है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम इसकी स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉमी की स्टडी के लिए फिर हम बहुत से यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। इसके अपने यूनिट्स हैं जो नॉर्मल यूनिट से मुख्तलिफ हैं। द एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम ASU बोलते हैं, इज द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट डेवलप फॉर यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल करने वाले जो यूनिट हैं वो बाकी यूनिट से डिफरेंट हैं, उसको एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। The system was adopted by the International Astronomical Union in 1976 and updated in 1994 and 2009. तो ये यूनिट्स इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बनाए थे 1976 में, और फिर इसको रिवाइज किया 1994 में और 2009 में। ASU डिफाइंस 3 यूनिट्स। जो एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसमें 3 चीज़ों के यूनिट्स जो हैं उनको मेजर किया जाता है: लेंथ, मास एंड टाइम। Astronomical unit of time is the day and is defined as 86,400 seconds या 365.25 days make up 1 Julian year. Astronomical unit of mass क्या है? Is solar mass and is equal to the mass of sun 1.98892 multiply by 10 raised to power 30 kg। ये इसको हम मास कहते हैं, और जो हमारा सूरज है उसका मास जो है वो एक स्टैंडर्ड मास के तौर पर लिया जाता है। और जब हम इसका दूसरे स्टार्स के साथ कंपैरिजन करेंगे तो स्टार के मास के मुकाबले में वो कितने गुना ज़्यादा है, तो उससे हम इसका अंदाज़ा लगाएंगे। तो बेसिक यूनिट जो इस्तेमाल किया जाता है मास में, वो सूरज का जो मास है 1.98 मल्टीप्लाई इंटू 10 टू रेज़ पावर 30 kg, इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ इज लाइट ईयर। इसको हम लाइट ईयर कहते हैं, and is measured as the distance that light can travel in 1 year in vacuum at the speed of 1,86,000 mile per second, and it becomes 5.8 multiplied by 10 to raise to power 12 miles or 63240 AU or 9.4603 multiplied by 10 to raise power 12 किलोमीटर। तो लाइट ईयर वो फासला है जो लाइट अपनी नॉर्मल स्पीड 1,86,000 मील पर सेकंड के हिसाब से वैक्यूम में ट्रेवल करके जितना फासला 1 साल में तय करेगी, उसको हम लाइट ईयर कहते हैं।
एक और यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, ये डिस्टेंस का यूनिट है और इसको हम पार्सेक कहते हैं। इज द यूनिट डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स और 3.085678 मल्टीप्लाई बाई 10⁻13 किलोमीटर। तो इतने किलोमीटर का फासला जो है, जो लाइट 3.26 ईयर्स में तय करती है, इसको हम पार्सक कहते हैं। तो ये यूनिट्स हैं जो हम एस्ट्रोनॉमी में यूज करेंगे। यही यूनिट बार बार जो है वो यूनिवर्स में जब हम किसी डिस्टेंस की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, किसी स्टार के मास की बात करेंगे, तो यही यूनिट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यूनिवर्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन स्पेस। जो हमारा खला है, इसमें जो चीज़ें मौजूद हैं, इन तमाम चीज़ों के मजमूए को हम यूनिवर्स का नाम देते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। इसमें स्टार्स हैं, planets and enormous clouds of gas separated by an empty space। तो इसके अंदर स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, इसके अंदर गैसेस हैं और इसके अंदर एम्प्टी स्पेस है। इसको सारे को मिला के हमने एक नाम दिया है और उसको हम यूनिवर्स कहते हैं। यूनिवर्स इज ऑल द स्पेस एंड देयर कंटेंट्स इंक्लूडिंग प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो इसमें बेसिकली तीन चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स, ये एक चीज़ समझी जाती है जिसको हम कहते हैं कि ये फिजिकल सब्सटेंस है, और उसके बाद एक मैटर है और एक एनर्जी है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो हमारी स्पेस में मौजूद है। यूनिवर्स की अगर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देखनी हो तो द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इंक्लूडिंग ऑल मैटर एंड एनर्जी, द प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड द कंटेंट्स ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस। तो इसमें स्टार्स हैं, इसमें प्लैनेट्स हैं, इसमें गैलेक्सीज हैं, इसके अंदर मैटर है, इसके अंदर एनर्जी है और इसके अंदर जो इंटरगैलेक्टिक स्पेस है वो मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें मिला के फिर यूनिवर्स बनाती हैं। यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में जो थेरीज हैं, उनमें सबसे पॉपुलर थेरी दैट इज बिग बैंग थेरी। बिग बैंग थेरी बेल्जियम रोमन कैथोलिक प्रीस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट जॉर्ज लेमात्रे ने 1927 में ये थेरी दी थी। तो इस बिग बैंग थेरी का जो ओरिजिनेटर है या जो बनाने वाला है या माखिज है इसका, वो बेल्जियम रोमन कैथोलिक प्रीस्ट है जिसने ये बिग बैंग थेरी दी थी। द बिग बैंग थेरी इज द लीडिंग एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ द यूनिवर्स बिगेन। इस बिग बैंग थेरी से हमें पता चलता है कि हमारी यूनिवर्स कैसे मार से वजूद में आई, ये कायनात कैसे बनी। उसके बारे में जो साइंसी नज़रिया है वो बिग बैंग थेरी की सूरत में जॉर्ज लेमात्रे ने दिया था। ये 1927 में ये नज़रिया सामने आया था। एज इट्स सिंपलेस्ट, इट स्टार्टेड विद अ स्मॉल सिंगुलैरिटी देन इन्फ्लेटेड एंड बर्स्ट। तो इस नज़रिए के मुताबिक दुनिया का आगाज एक नुक्ते से होता है, एक सिंगुलैरिटी से होता है, एक स्मॉल डॉट से होता है, और वो डॉट फैलना शुरू होता है, इन्फ्लेट होता है, और वो इन्फ्लेट होते होते बड़ा होते होते कई मिलियन ईयर्स लगते हैं उसको, और बिलियन ईयर्स लगते हैं उसको इन्फ्लेट होता रहता है, और फिर अचानक वो एक धमाके से फट जाता है और उसके बर्स्ट होने के नतीजे में दुनिया मार्ज वजूद में आती है। तो ये जॉर्ज लेमात्रे की थेरी है, बिग बैंग थेरी, कि ये दुनिया का वजूद एक धमाके की सूरत में हुआ, और धमाका इस तरह हुआ कि एक सिंगुलैरिटी इन्फ्लेट होती गई और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो इन्फ्लेट होती रही, और फिर वो अचानक एक धमाके से फट गई, और उसके फटने के नतीजे में ये यूनिवर्स मार्ज वजूद में आती है। इसी थेरी को फिर 1929 में एडविन पावेल हबल ने, ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर था, उसने पॉइंट आउट किया कि यूनिवर्स जो है वो उसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और यूनिवर्स जो है वो अभी तक एक्सपैंड कर रही है। तो 1929 में बिग बैंग थ्योरी के ऊपर अमल करते हुए अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन पावेल हबल ने यह दरियाफ्त किया कि दुनिया अभी तक जो है वो एक्सपैंड कर रही है, और विद एवरी पासिंग सेकंड इट इज एक्सपैंडिंग। और इसने कहा कि इसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जो यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं। हब्बल प्रूव्ड दैट गैलेक्सीज आर इन फैक्ट मूविंग अवे फ्रॉम अस।
उसने कहा ये जितनी भी गैलेक्सीज बनी हुई हैं यूनिवर्स के अंदर, ये दूर दूर जा रही हैं, ये हमसे दूर जा रही हैं। इसका मतलब ये एक्सपैंड कर रही हैं, यूनिवर्स हमारी जो है वो एक्सपैंड कर रही है। और इसने कहा कि इसकी एक्सपेंशन का रेट जो है वो लाइट का जो एक्सपेंशन का रेट है, या लाइट जितना ट्रेवल कर सकती है जिस स्पीड के साथ, उतनी ही स्पीड के साथ हमारी यूनिवर्स भी एक्सपैंड कर रही है। एंड स्टिल इट्स एक्सपैंडिंग। Hubble also demonstrated that galaxies farther away from us are receding faster than those near by। इसने कहा कि जो गैलेक्सीज हमसे ज्यादा दूर हैं वो ज्यादा स्पीड के साथ फैल रही हैं, हमसे दूर जा रही हैं, और जो गैलेक्सीज हमारे नजदीक हैं वो कम स्पीड से हमसे दूर जा रही हैं। तो इसके बाद इसने एक लाज बनाए जिसको हम हब्बल्स लाज कहते हैं, और हब्बल्स लाज हमें हेल्प करते हैं यूनिवर्स को समझने में, इसके ओरिजिन को समझने में, और इसकी एग्जिस्टेंस को, और इसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं उसको समझने में हब्बल्स लॉ हमें बहुत हेल्प करते हैं। द आइडिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स इज द की अंडरपिनिंग द बिग बैंग थ्योरी। तो इससे हमें जो आइडिया मिला कि दुनिया एक्सपैंड कर रही है, इससे हमें बिग बैंग को समझने में मदद मिलती है। Hubble's observation provided the earliest insight into the origin of our universe। तो हब्बल की जो तहकीकात थी उससे हमें पता चलता है कि दुनिया का इससे हमें पता चलता है कि यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है और यूनिवर्स कैसे मार्ज वजूद में आई। दुनिया को समझने के लिए एक और चीज का समझना बहुत जरूरी है, दैट इज द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। इसको हम CMB बोलते हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से भी हमें ओरिजिन के बारे में मजीद मालूमात मिलती हैं। और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से भी हमें बहुत सी चीज़ों का पता चलता है जिसके बारे में हम यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं या इकट्ठी कर सकते हैं। CMB कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड इज द कूल्ड रेमनेंट ऑफ द फर्स्ट लाइट दैट कुड एवर ट्रेवल फ्रीली थ्रू द यूनिवर्स। CBM वो पहली लाइट है जो धमाके के बाद मंजर आम पर आई। तो इस लाइट से हमें अंदाजा होता है कि इस लाइट्स पे अगर हम रिसर्च करें, या साइंटिस्ट ने रिसर्च की है, तो वहां से उन्होंने अंदाजा लगाया है कि ये पहली लाइट कब मार्ज वजूद में आई। तो वही लाइट जो थी उसको उन्होंने कहा कि ये नुक्ता आगाज है यूनिवर्स का। दिस रेडिएशन वाज रिलीज्ड सून आफ्टर द बिग बैंग। तो जैसे ही बिग बैंग हुआ उसके नतीजे में जो पहली लाइट या पहली शुआ मंजर आम पे आई उसको हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB कहते हैं। साइंटिस्ट कंसिडर इट एन इको और शॉक वेव ऑफ द बिग बैंग। तो साइंसदान ये तस्वर करते हैं कि ये उस बिग बैंग का एक इको या शॉक वेव है जो उस वक्त धमाका हुआ था, उसका जो शॉक वेव है जो CBM के नतीजे में हमारे सामने आया। CMB रेडिएशन पहली मरतबा 1965 में ये डिस्कवर हुई, और इसकी डिस्कवरी का सेहरा पेंजियास और विल्सन, ये दो एस्ट्रोनॉमर थे US के, इन्होंने रजिस्टर किया कि एक सिग्नल इनकी टेलीस्कोप ने पकड़ा है। तो इन्होंने उस पर फिर रिसर्च की, तो दे कंक्लूडेड दैट इस सिग्नल हैड कम फ्रॉम आउटसाइड आवर गैलेक्सी, कि ये सिग्नल तो हमारी गैलेक्सी से बाहर से आया है, ये हमारी गैलेक्सी से ओरिजिनेट नहीं हुआ।
एंड इट केम ऑलमोस्ट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। जब उन्होंने मजीद इस पर तहकीक की तो उन्होंने कहा कि ये सिग्नल जो है ये रेडिएट हो रहा है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के साथ, और जो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं बिग बैंग के वो अभी तक खला के अंदर मौजूद हैं, और वो उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करते हुए ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में मजीद मालूमात इकट्ठी की। The Big Bang model is still the only model that is able to convincingly explain the existence of the cosmic microwave background. तो बिग बैंग मॉडल से ही वाहद मॉडल है जो हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के बारे में अच्छी मालूमात देता है और कन्विंसिंगली एक्सप्लेन करता है कि एग्जिस्टेंस जो है वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की कैसे हुई है, और बिग बैंग मॉडल ही हमें अब ज़्यादा इंफॉर्मेशन और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। According to this model, the universe started with a very dense and hot phase that expanded and cooled itself. For several hundreds and of thousands of years, the temperature was so high that the neutral atom could not form. बिग बैंग थ्योरी हमें यह बताती है कि जब यह धमाका हुआ, वो सिंगुलैरिटी जब इन्फ्लेट हुई और उसके बाद फटी, तो एक बाद एकदम वहां पे धुएं का गुबार छा गया जो बहुत ज़्यादा गर्म था, और हर तरफ भूप अंधेरा छा गया, और उसमें हीट बहुत ज़्यादा थी, और उसको कई हज़ार कई बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे उसको कूल डाउन होने में। तो जब वो कूल डाउन हुई तो उसमें से फिर जो है वो यूनिवर्स क्रिएट होती है। तो बेसिकली बिग बैंग मॉडल ये कहता है कि जब एक धुएं का एक डेंस क्लाउड बन गया, वो इतना शदीद गर्म था कि उसको ठंडा होने में बिलियंस ऑफ ईयर लगे, और जब वो ठंडा हुआ तो उसमें से फिर यूनिवर्स की क्रिएशन उसमें से हुई। Matters consisted mostly neutrons and charged particles, protons and electrons. तो उस मैटर में जब वो धुएं की कसाफतें बन गई तो उसमें न्यूट्रॉन्स भी थे, उसमें प्रोटॉन्स भी थे, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी थे। Electrons intersected closely with the light particles, and therefore light and matter were tightly coupled at that time that light could not travel for a long distance in a straight line. ये कसाफतें जो धुएं की थी ये इतनी शदीद थी कि जो पहली लाइट धमाके के नतीजे में बनी वो इसमें से ट्रेवल नहीं कर सकी, और इस तरह यूनिवर्स जो थी वो शुरू में ओपेक थी, यानी इसमें से लाइट गुजर नहीं सकती थी, और घूप अंधेरा था, हर तरफ कोई चीज़ जो है उसमें से नज़र नहीं आ सकती थी, क्योंकि लाइट उसमें से ट्रेवल ही नहीं कर सकती थी। जो लाइट पहले धमाके के नतीजे में पैदा हुई वो धुएं की उस कसाफतों में से बाहर नहीं निकल सकी, क्योंकि वो कसाफतें इतनी शदीद थी कि वो लाइट उसमें से ट्रेवल ही नहीं कर सकी। It took 300,000 years for the universe to cool down and a temperature at which atom can form. तो इसको 3000 साल लगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडी हो गई तो फिर उसमें से एटम का वजूद आया, और जो न्यूट्रॉन और वो बाकी न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे उन्होंने फिर मिलके वहाँ पे एटम बनाया। तो उससे फिर दुनिया जो है उससे फिर आगे चीज़ें चली। मैटर देन बिकम न्यूट्रल and allowed the light to travel freely. The universe became transparent. जब ये एटम बने तो उसमें से कसाफतें ख़त्म हुई, तो उसमें से पहली लाइट ने ट्रेवल किया, और इस तरह दुनिया जो थी वो ओपेक से ट्रांसपेरेंट हो गई, और वहाँ से रोशनी जो है वो मार्ज़ वजूद में आई या रोशनी नज़र आई। द रेलिक ऑफ दैट फर्स्ट लाइट इज़ द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, और उस फर्स्ट लाइट को जो हमें नज़र आई उसको हम कहते हैं कि ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है, यानी वो पहली शुआ जो हमें नजर आई या वो धुएं में से निकली उसका नाम साइंटिस्ट ने माइक्रोवेव बैकग्राउंड, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रखा। तो वहां से हम समझते हैं कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस यूनिवर्स को बने हुए कितना टाइम हुआ है। The cosmic microwave background gives astronomers clue as to the composition of the universe. तो इसी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि दुनिया की कंपोजिशन किससे हुई है। तो मोस्ट ऑफ द कॉस्मोस इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो ज़्यादातर जो हमारा यूनिवर्स बना हुआ है वो मैटर और एनर्जी का बना हुआ है। दैट कैन नॉट बी सेंस्ड विद कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट,
और इनको हम कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट से, यानी यहाँ दुनिया पे बैठ के हम टेलीस्कोप से नहीं देख सकते। लीडिंग टू द नेम डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, इसलिए हमने इसका नाम डार्क मैटर या डार्क एनर्जी रख दिया है। तो दुनिया का वजूद जब आया तो उसमें तीन चीजें फिर बनी। एक, उसमें से गैलेक्सीज और स्टार्स और प्लैनेट्स बने। दूसरा उसका जो है वो डार्क मैटर, और तीसरा डार्क एनर्जी। तो 5% ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर सच एज प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज। तो सिर्फ 5% हिस्सा इसका जो है वो हमारे पास प्लांट्स की सूरत में है, 5% हिस्सा हमारे पास गैलेक्सीज की सूरत में है, स्टार्स की सूरत में है या प्लैनेट्स की सूरत में है, और बाकी जितना कुछ हमारे यूनिवर्स में है ये डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है। तो इसको साइंटिस्ट ने इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जो कंपोजिशन है यूनिवर्स की, जो यूनिवर्स की कंपोजिशन है उसमें हमारे पास 21% डार्क मैटर है, 74% डार्क एनर्जी है, और 4 से 5% हमारे पास ये नॉर्मल मैटर है, जिससे हमारी गैलेक्सीज बनी हैं, हमारे स्टार्स बने हैं और हमारे प्लैनेट्स बने हैं। तो ये बॉडीज जो है हमारे पास इन द शेप ऑफ गैलेक्सीज एंड स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ये सिर्फ 4 से 5% हिस्सा है टोटल यूनिवर्स का, और बाकी 21% हिस्सा जो डार्क मैटर है और 74% हिस्सा जो है वो डार्क एनर्जी है। तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं। हब्बल ने कहा कि दुनिया अभी तक एक्सपेंड कर रही है और ये एक्सपेंशन इसी तरह होती रहेगी, और वो एक ही स्पीड के साथ ये चीज़ें एक्सपेंड होती जा रही हैं, और सेकंड बाय सेकंड हमारी यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रही है। तो इसकी एक्सपेंशन को समझाने के लिए जो उसने नज़रिया दिया, उसमें ये एक हमारे पास बिग बैंग है। ये वो टाइम है जहाँ पे वो एक्सप्लोजन हुआ है, वो बैंग हुआ है, जिसके नतीजे में यूनिवर्स हमारे से वजूद में आई है, एंड देन इट स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। और ये लाइट की स्पीड के साथ इसने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, और ये चारों तरफ एक्सपेंड कर रही है, और हर सेकंड के साथ ये 1,86,000 मील एक्सपेंड कर रही है। और जिस जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा है, ये यूनिवर्स हमारी उसी स्पीड के साथ ये चारों तरफ जो है वो एक्सपेंड करती जा रही है। ये जब तक ये लाइट जो अभी उसकी जो कैलकुलेशंस थी, हमारी प्रेजेंट स्टेज में हम यहाँ तक हैं, और ये आगे ये वाला पोर्शन जो है ये फ्यूचर में एक्सपेंशन इसी स्पीड के साथ होती रहनी है। तो ये यूनिवर्स हमारी एक्सपेंड कर रही है और हर सेकंड के साथ ये बढ़ रही है। साइंटिस्ट ने इन दो जो नज़रियात हैं या दो उनकी जो रिसर्चेज हैं, जिसमें एक बिग बैंग थ्योरी है और इसमें दूसरी जो हब्बल ने इस पे काम किया है, इसको सामने रखते हुए उन्होंने यूनिवर्स की एज डिटरमिन करने की कोशिश की है। एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट दैट द बिग बैंग अकर्ड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। उन्होंने कहा कि ये बिग बैंग जो है ये 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ है, और दे एस्टिमेट द एज ऑफ द यूनिवर्स इन 2 वेज। तो एज को डिटरमिन करने के लिए उनके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका, बाय लुकिंग द ओल्ड स्टार्स, द ओल्डेस्ट स्टार्स, जो दुनिया में सबसे पहले स्टार्स बने उनको ऑब्जर्व किया गया। तो वहां से उनको अंदाजा हुआ कि वो स्टार्स अब तक कितना डिस्टेंस तय कर चुके हैं। तो उनका डिस्टेंस जितना उन्होंने अब तक तय किया है, उससे उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि इनका कितना टाइम लगा होगा इसको इस फासले तक पहुंचने के लिए। दूसरा तरीका यह है, बाय मेजरिंग द रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स एंड एक्सट्रापोलेटिंग बैक टू द बिग बैंग, कि वो हम डिस्टेंस मेजर कर लें कि यूनिवर्स कहाँ तक पहुंची हुई है, और वहाँ से बिग बैंग तक का जो उसने फासला तय किया है उसको अगर लाइट ऑफ स्पीड के साथ हम डिवाइड कर दें तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि दुनिया या यूनिवर्स वहाँ तक पहुँचने में उसने कितना टाइम लिया है। तो वहाँ से हमें एज पता चल जाएगी यूनिवर्स की। तो साइंटिस्ट ने ये दोनों तरीके इस्तेमाल किए और उससे उन्होंने एज डिटरमिन की, और साइंटिस्ट के मुताबिक यूनिवर्स की एज जो है वो 13.8 बिलियन ईयर्स है। ये था आज का लेक्चर।
और अगर आपने इस पे मज़ीद स्टडी करनी है, किताबें पढ़नी है, या आपने नॉलेज को वसी करना है, या अपने एक्सटेंसिव नोट्स बनाने हैं, तो उसमें पॉल हालपर्न की एक बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, और दूसरी पाम स्पेंस की है द यूनिवर्स रिवील्ड, और बेन जुकरमैन की है इसमें द ओरिजिन एंड एवेल्यूएशन ऑफ द यूनिवर्स, और D.W. शकाइमा की है द यूनिटी ऑफ द यूनिवर्स। तो ये मज़ीद किताबें हैं अगर आपने पढ़नी है। अगर आपने आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो इसमें सबसे अच्छी वेबसाइट जो है वो नासा की वेबसाइट है, उस पर बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बड़ी अच्छी रिसर्च आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये देखा कि यूनिवर्स क्या है और यूनिवर्स की ओरिजिन क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और उसकी एज कैसे डिटरमिन की जाती है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स की फॉर्मेशन कैसे हुई है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज़।